हमारे लिसनर्स आ चुकी है आप लोगों के लिए क्रिमिनल्स फोर्स्ड वाइफ का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इस वक्त दक्ष जो डॉक्यूमेंट्स देकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, वहीं जहां ईशवी आराम से सो रही थी उसे भी दक्ष ने काफ़ी गुस्से में उठा दिया था, क्योंकि वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि ईशवी डर के मारे जग गई थी। अयान भी उस फाइल को देखते हुए कहता है, इसमें वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, हर स्पेशली हमारे भाई के लिए। रुद्र जो एक बार दक्ष की तरफ देखता है और फिर अयान की तरफ देखकर पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसी कौन सी बात है जो गुप्त राज रखी है तुम दोनों ने? हमें क्यों नहीं बताते कुछ? अरे हर काम में तो हम लोग तुम्हारे साथ होते हैं। और ऐसी क्या बात है दक्ष, तूने कभी अपने पास्ट के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया। तू बस इतना बोलता है कि तेरा नाम दक्ष सिंह राठौर है और बस तुझे मज़ा आता है ये सारे काम करके। मेजर के घर में चोरी, कर्नल के घर में चोरी, आर्मी ऑफिसर्स चाहे जो भी हों उनके घर में चोरी। और तुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही आर्मी वालों से। और ये आर्मी हेड ऑफिस का डॉक्यूमेंट, ये कोई तो ऐसा लिंक जोड़ा जो तू हमें नहीं बता रहा। लेकिन दक्ष बस इस वक्त गुस्से में चेयर पर बैठे अपने पैरों से चेयर को हिलाया जा रहा था और वो अपने फोrehead को रब करते हुए कहता है, निकलो यहाँ से सबके सब। और हाँ, जितने भी आदमी आए थे, क्या नाम है उनका, राहुल, संजू और वो लड़की और उसके साथ ही बाकी के उसके जितने भी पंटर हैं, उनमें से किसी को भी बाहर नहीं जाने देना है। वही बंटी जो कहता है, पर वो सब तो बहुत खुश हो गए थे, उन्हें लगा था कि अब वो लोग बच जाएंगे। क्या अभी हमें उनसे कुछ काम है? दक्ष कहता है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अब मुझे खुद यहाँ उस आदमी को लेकर आना होगा ताकि वो खुद डर के मारे मुझे वो डॉक्यूमेंट मेरे हाथों में थमाए। और ये बोलते हुए वो अपनी एक उंगली को अपने फोरहेड पर रब कर रहा था और फिर उसकी तिरछी नज़र जो जाकर के ईशवी पर टिक जाती है। ईशवी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। वो बस डर के मारे सबको चुपचाप अपने घुटनों पर हाथ रखे देखे जा रही थी। दक्ष अपनी उंगलियों से सबको बाहर जाने का इशारा कर दिया था और आकर के दरवाज़ा अंदर से लॉक करता है और फिर ईशवी के सामने आकर अपने घुटने को बेड पर टिकाते हुए कहता है, बहुत दिनों से अपने बाप से मिलने की ख्वाहिश हो रही है ना तुम्हें? बहुत जल्द मिलवाऊंगा तुम्हारे बाप से तुम्हें। मिलना चाहती हो? ईशवी जल्दी जल्दी खुशी में अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, मुझे एक बार मिलना है अपने पापा से, अपनी मम्मा से। वो क्या मुझे लेने आएंगे क्या? या फिर तुम मुझे छोड़ रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो मेरे घर। दक्ष उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ओह, मेरी सिंड्रेला को अपने घर जाना है? ये तो पॉसिबल नहीं है, पर तुम्हें अपनी बीवी माना है। और एक बार जब लड़की अपने ससुराल में कदम रख लेती है ना, तो वहाँ से अगर बाहर जाती है तो सिर्फ उसकी लाश, वो वापस मायके अपने घर वापस नहीं जाती। और मैं तो तुम्हें वैसे भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी इतनी ही डिमांड है कि तुम्हें अपने पापा से मिलना है, तो वो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन्हें बुलाना होगा। जैसे श्रेया सुनी थी, वो तब भी खुश होते हुए कहती है, मैं बुलाऊंगी अपने पापा को, एक बार मेरी बात करा दो, वो ज़रूर आ जाएंगे। मैं जब भी उन्हें बुलाती थी ना, वो मेरी बात कभी नहीं टालते, वो हर बात मानते मेरी। वो आ जाएंगे, एक बार बस मेरी बात करा दीजिए मेरे पापा से। दक्ष अपना फ़ोन देते हुए कहता है, बात कर लो। जैसे ही श्री ने अपने हाथ में फ़ोन देखा था, वो पहले तो हैरान रह जाती कि आखिर दक्ष को हो क्या गया है, और फिर वो अपने फ़ोन को देखते हुए पूछती है, और फिर वो अपने हाथ में लिए फ़ोन को देखते हुए पूछती है, सच्ची में मिला लूँ फ़ोन? पापा को मिला लूँ फ़ोन? दक्ष काफ़ी गुस्से में कहता है, हाँ, इसीलिए दिया है ना फ़ोन, मिलाओ अपने बाप को फ़ोन। और हाँ, जो कह रहा हूँ वही बोलोगे अपने बाप से। अभी तक तो दक्ष से बहुत ही नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन इस लहजे को सुनकर केशवी थोड़ा डर जाती है और थोड़ा दूर जाते हुए जैसा जैसा दक्ष बोल रहा था उसे वैसे वैसे याद कर रही थी। वहीं दक्ष ने जैसे अपना फ़ोन दिया, थोड़ी देर में उसकी सारी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है और फिर वो अपने डैड को कॉल लगा देती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो फाइनली इतने टाइम बाद अपने पापा से बात कर पाएगी, और उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ से फ़ोन थोड़ी देर में पिक होता है। जैसे ही दूसरी तरफ से फ़ोन उठाता, पहले तो इस तरफ से ईशवी की आवाज़ ही बाहर नहीं निकलती। दूसरी तरफ से ब्रजेश जी जो कहते हैं, हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है?
इस तरफ से इश्वी की सिसकियों की आवाज़ जैसे ही उनके कानों में पड़ी थी, वो एकदम से हैरान रह जाते हैं और अपनी बगल में लेटी अर्चना जी, जिनकी आंखों में नींद तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, बस उनके चेहरे पर निराशा थी। वो भी तुरंत ही उठते हुए बैठ गई थी। ब्रजेश जी जो फ़ोन को स्पीकर पर करते हुए कहते हैं, हेलो बेटा, क्या क्या आप मेरी बच्ची इश्वी? जैसे ईश्वी ने अपना नाम अपने पापा के मुंह से सुना था, वो जोर जोर से रोते हुए अपने घुटनों तले बैठ जाती है और वहीं हिम्मत करते हुए अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए कहती है, पापा, पापा मैं ईश्वी बोल रही हूँ, आपकी बेटी ईश्वी। ब्रिजेश जी भी एकदम से इमोशनल हो गए थे और अर्चना जी जो तुरंत ही फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती हैं, बच्ची ईश्वी, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? कैसा है तू? कहाँ पर है तू? बेटा मैं बहुत परेशान हो गई, प्लीज़ घर वापस आ जा। तुझे अगर ये शादी नहीं करनी तो मत कर, कोई तुझे फोर्स नहीं कर रहा बच्चा, तो प्लीज़ घर आ जा। वहीं दूसरी तरफ से ईश्वी जो कहती है, मम्मा मैं सिर्फ पापा से बात कर सकती हूँ। पापा आप प्लीज़ अकेले कहीं चले जाओ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्योंकि दक्ष जो सामने से उसे ऑर्डर दे रहा था। दूसरी तरफ से ईश्वी की बातें सुन करके ब्रजेश जी थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं, क्या बात कर रही हैं आप? और क्या आपके आसपास कोई है बेटा? ईश्वी जो सामने दक्ष की तरफ देखती तो है, लेकिन तुरंत ही अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, नहीं पापा, कोई नहीं है यहाँ पर, बस आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और हाँ, आप पहले अकेले चले जाइए और ये बात सिर्फ आप ही सुन सकते हैं और कोई नहीं। ब्रजेश जी जो अर्चना जी के फ़ोन से अपना हाथ ब्रजेश जी अपना फ़ोन अर्चना जी के हाथ से लेते हैं और फिर साइड में जाते हुए कहते हैं, बोलिए बेटा, क्या बात करनी है आपको मुझसे और कहाँ हैं आप एक बार मुझे जगह बताइए, मैं तुरंत आता हूँ वहाँ पर। महेश्वरी जो कहती है, पापा अगर आप चाहती हो ना कि मैं आपको मिल जाऊँ तो मुझे लेने के लिए आ जाइए आप, मैं आपको जगह बता दूँगी। पर एक प्रॉब्लम है, जिस आदमी ने मुझे किडनैप किया है ना, वो आपसे कुछ चाहता है। ब्रजेश जी जो हैरान होकर पूछते हैं, क्या चाहता है वो और पैसे चाहिए उसे? आप मेरी उससे बात कराइए, मैं उसे जितना वो पैसा कहेगा मैं सारे पैसे दूंगा उसे, बस एक बार मेरी बच्ची को छोड़ दे वो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। महेश्वरी जी कहते हैं, पैसे नहीं चाहिए उसे एक फाइल चाहिए, एक डॉक्यूमेंट। 2021 में हुए एक बहुत बड़े हादसा का जो डॉक्यूमेंट था ना डैड, अब वो फाइल चाहिए थी उसे। जैसे ब्रजेश ये सुने थे, वो ईश्वर की बात समझ नहीं पाते और उससे कहते हैं, 2021 की फाइल? क्या क्या मतलब है बेटा इसका? ईश्वी जो कहती है, प्लीज़ डैड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप सच में मुझे अपने घर लौट के देखना चाहते हैं ना आता हो तो आपको ये फाइल लानी पड़ेगी। मैं इसी नंबर से आपको लोकेशन सेंड करूँगी, आप मुझे लेने आएंगे ना? और हाँ, लेने मुझे अकेले आइएगा, अगर कोई भी आपके साथ रहा तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी घर। ईश्वी को तो उस फाइल का इम्पोर्टेंस भी नहीं पता था, लेकिन ब्रजेश इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे थे। पर वो अपनी बच्ची के मुंह में इतना ज़्यादा सुध बुध खो चुके थे कि वो तुरंत ही अपने सर को हाँ मिला करके उस डील को हामी दे देते हैं। ईश्वी तो और अपने डैड और अपने मॉम से बात करना चाह रही थी, लेकिन तभी दक्ष जो उसके हाथ से फ़ोन छीन करके उसे काट दिया था और वो उस नंबर पर लोकेशन सेंड कर देता है जहां उसे ब्रजेश जी को बुलाना था और उसके सामने ही पहले उस फ़ोन से सिम निकालता है और उस फ़ोन को ले जा करके हथौड़ी से पहले तो मार मार करके तोड़ देता है और फिर उस पर कुछ लकड़ियां रख के उसे लाइटर से जला देता है। ईश्वरीजत भाग करके उस फ़ोन के पास आती है और उसे वो पकड़ना तो चाह रही थी, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब उसकी ऑलमोस्ट चीज़ें जो जल कर पिघल चुकी थी। वो दक्ष की तरफ देख कर रोते हुए कहती है, ये तुम आपने क्या कर दिया? अब मेरे पापा से बात कैसे होगी? वही दक्ष हंसते हुए कहता है, पापा से बात करनी है तुम्हें? तुम्हारे बाप से तो मैं बात कराऊंगा तुम्हारी, पर कोई बात नहीं, कल तुम्हारी मुलाकात होगी तुम्हारे बाप से, पर कैसे होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड।
ईश्वी उसका पैर पकड़ ली थी और दक्ष से कहती है, मुझे आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, बस मुझे अपने घर वापस जाना है। वहीं दक्ष कहता है, पहले मैं उस फाइल को चेक करूँगा, उस डॉक्यूमेंट को चेक करूँगा कि वाकई में ही वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फिर से मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। और अगर सब कुछ ठीक होता है तो फिर उस डॉक्यूमेंट को लेकर के मैं किसी ऐसे जगह पर जाऊंगा जहाँ पर मेरा बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। सारे प्रोसेस के बाद जब फाइनली मेरी ज़िंदगी वापस ट्रैक पर आ जाएगी, उसके बाद तुम रिहा हो जाओगे। लेकिन तब तक तुम अपने बाप की कमज़ोरी बनकर और मेरी ताकत बनकर मेरे साथ रहोगे। और भी मैं सोच रहा हूँ कुछ सिविलियंस को उठा लूँ ताकि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन रहे और फिर ये गवर्नमेंट भी मेरे हाथों में रहेगी। राइट? अच्छा आइडिया ना? श्री जो अपने हाथ को उसकी तरफ करते हुए कहती है, लानत है आप पर, आप जैसे मर्दों पर। आपने तो कहा था कि आप इसी भारत से हैं और अपने ही भारत में होने के बावजूद भी अपने ही कंट्री के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं आप। बस अपने ही देश के खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं आप। वो डॉक्यूमेंट बेचना चाहते हैं ना आप किसी दूसरे देश में, और शायद आपको इसके लिए पैसे मिल रहे होंगे, और पैसों के लिए तो आप जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, देशद्रोही भी बन सकते हैं। वही दक्ष कहता है, फालतू बकवास मत करो। 5 घंटे का वक्त है तुम्हारे बाप के पास, तुम्हें उस लोकेशन पर मैं अपने साथ लेकर चलूँगा। तुम खुद वो डॉक्यूमेंट ले आकर के अपने बाप से मेरे हाथ में थमाओगे और उसके बाद। लेकिन तब ईश्वी जो दक्ष को बीच में रोकते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं, ना आपके साथ कहीं जाऊँगी और ना वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ लगने दूँगी। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा ये सब अपने अपने डैड से बोलने से पहले, कि ये सब कुछ आपकी साजिश है। अपने देश के खिलाफ इतनी बड़ी और इतनी घटिया साजिश नहीं करने दूंगी। अपने देश के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किसी और देश के हवाले नहीं होने दूंगी मैं। तो इसलिए अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल कर फेंक दीजिए कि मैं आपके साथ कहीं भी जाऊंगी, यहीं इसी नरक में रहूंगी जब तक रहूंगी, लेकिन अपने पापा से वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ नहीं लगने दूंगी। आई प्रॉमिस यू। दक्ष का गुस्से से तो वैसे ही दिमाग खराब था, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी राहुल और संजू को भेजने की, उसके बावजूद भी उसके हाथों कुछ नहीं लगा था। और अब ईश्वी की ये जिद और ज़्यादा उनके दिमाग और उनके खून को खौलाए जा रही थी। वो ईश्वी के गाल पर अपना हाथ जोर से दबाते हुए कहता है, प्यार से नहीं जाओगी तो बांध कर ले जाऊंगा तुम्हें। लेकिन तभी ईश्वी जो अपने दबे हुए मुंह से ही कहती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आप, मेरे हाथों में वो डॉक्यूमेंट लगा भी ना तो खुद खुद भी जल जाऊंगी और उस डॉक्यूमेंट्स को भी जला दूंगी। आपके हाथ नहीं लगने दूंगी उससे। दक्ष अपनी पूरी ताकत से ईश्वी को इतना तेज धक्का मारा था कि वो जाकर के पीछे लकड़ी के दीवार से लड़ जाती है और उसके सर पर थोड़ा चोट भी आ जाता है। ईश्वी जो अपना सर पकड़े हुए कहती है, आह, कुछ भी कर लीजिए, मार भी देंगे तब भी नहीं जाऊंगी। वहीं दक्ष हंसते हुए कहता है, तुम्हें नहीं मारूंगा, पर तुम्हारे दोस्तों को तो मार सकता हूँ ना। बताओ किसकी लाश पहले देखनी है तुम्हें? वैसे वैसे जेंटलमैन के रूल बुक में ना लेडीज़ फर्स्ट का ऑप्शन होता है, तो क्यों ना हम उस लड़की से शुरू करें? आओ मेरे साथ। लेकिन ऐश्वर्या अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्यों, मुझे मारने में डर लगता है क्या, या कहीं मुझसे ज़्यादा ही अटैच्ड हो गए हैं आप? अपनी बीवी तो नहीं मान ली मुझे, जो मुझे हर्ट करने में मारने में आपको तकलीफ महसूस होती है। ये सुन करके दक्ष जो ईश्वी की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे मजबूर कर रही हो, क्या चाहती हो, मार डालो तुम्हें? ईश्वी अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, इन सब की जड़ सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं ख़त्म हो जाऊंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा शायद। ना मेरे बाप की कमज़ोरी बनकर के मैं जीना चाहती हूँ, ना ही अपने देश के खिलाफ इतना सब कुछ होते देख सकती हूँ। मुझे मार दीजिए। लेकिन तभी दक्ष जो उसको अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, वक्त आएगा ना तो मार दूंगा, पर इतनी आसानी से तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। आदत नहीं है मेरी लोगों को प्यार से और चैन से मार देने की।
और ये बोलकर अब वो नीचे ग्राउंड एरिया में पहुंच चुका था और अपने सैनिकों और अपने आदमियों से काफ़ी तेज चिल्लाते हुए कहता है, लेकर आओ उस लड़की को। बहुत चर्बी चढ़ गई है किसी के दिमाग में कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। देशभक्ति जाग गई है किसी के दिल में। क्यों सिंड्रेला? तान्या को उसके दो आदमी खींचते हुए लेकर आ रहे थे। वहीं तान्या जो बाहर पर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दक्ष एक आदमी से कहता है, अपने हाथों में हंटर लो और उसका लेदर जैकेट निकाल कर फेंक दो। ईश्वी जो दक्ष से कहती है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। उस बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको मारने तो मुझे मारिए ना। लेकिन तभी दक्ष उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम नहीं तो कहा अभी, तुम बीवी हो मेरी सिंड्रेला को मैं कैसे हर्ट कर सकता हूँ? और फिर वो उसको पीछे से हक करते हुए उसके कमर पर अपने हाथों को जोर से दबाते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को तो हर्ट करवा सकता हूँ ना। देखो अभी वो कैसे चीखेगी, उसकी आवाज़ ध्यान से सुनना तुम। वहीं ईश्वी जो रोते हुए और काफ़ी गुस्से में कहती है, क्यों आई तुम यहाँ पर तान्या? क्यों आई तुम मुझे बचाने? तुम्हें पता नहीं ये आदमी कितना घटिया है। जैसा न्यूज़ वाले कहते थे ना, बिल्कुल वैसा ही ये आदमी। कोई अपने देश के डॉक्यूमेंट्स को पैसों के लिए कैसे बेच सकता है? कोई इतना घटिया कैसे? उसने अभी इतना बोला था कि तभी दक्ष की गहरी सांसें जो उसके कान के पास आकर के छूटती हैं और वहीं ईश्वर के कानों में दक्ष की बहुत ही गहरी आवाज़ सुनाई देती है, मेरा सच जानोगी ना तो तुम भी देशद्रोही बन जाओगी। ये देश जितना दिखाता है ना खुद को साफ, रंगीन, क्या कहते हैं लोग, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, उतना ही इसके कोर में अंधेरा और कालापन छुपा हुआ है। जिस दिन अपने देश के गवर्नमेंट को समझ जाओगे, सिस्टम को समझ जाओगे, तुम्हारा भी दिल हर बार सिर्फ यही चाहेगा कि आग लगा दो इस देश को, इस देश के सिस्टम को, गवर्नमेंट को। अभी तुम बच्ची हो, इस बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे तुम्हें इस बारे में कुछ बताने का शौक भी नहीं है। वहीं उनके एक आदमी ने जैसे ही तान्या पर अपना हंटर उठाया था, रुद्र जो पीछे से आकर के उस हंटर को अपने हाथ पर ले लेता है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। जैसे ही दक्ष ने यह नोटिस किया था, वो काफ़ी गुस्से में अपनी भौवें चढ़ाते हुए कहता है, ये लो, ये आ गए एक और दिल वाले। वहीं रुद्र जब अपने हाथ पर उस हंटर को पकड़ तो लिया था और काफ़ी गुस्से में उस आदमी को उसी हंटर के थ्रू खींचते हुए ज़मीन पर पटक देता है और दक्ष के सामने बिल्कुल चौड़ में आते हुए कहता है, क्या चल रहा है ये सब कुछ, और इस लड़की को क्यों तकलीफ दे रहा है तू? वहीं दक्ष उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, काफ़ी मजबूत बन गए हो तुम लड़की के चक्कर में। चलो अच्छा है, ताना भी अब किसी न किसी की कमज़ोरी बन चुकी है, एक तरफ मेरी बीवी की और दूसरी तरफ तुम्हारी। बहुत शौक है उस लड़की को बचाने का। रुद्र जो कहता है, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता और तू भी इतना निर्दयी नहीं बन सकता। वही दक्ष हंसते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है, दुनिया के लिए मैं आतंकवादी बन गया, देशद्रोही बन गया, तो फिर निर्दयी बनने में क्या आया, कुछ टफ थोड़ी ना है। तो फिर निर्दयी शौक है तुझे उसके मार को अपने शरीर पर लेने का, तो एक काम कर, तू भी मार खा। और अगर वाकई में उस लड़की को बचाना चाहता है तो मेरी मोहतरमा को समझा कि ये लड़की आज मेरे साथ 8 बजे निकलेगी, किसी भी हालत में इसे मेरे साथ चलना ही होगा अपने बाप से वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए। समझा इसे, वरना आज तेरी उस महबूबा को मैं यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। रुद्र जो अपने सर पकड़ते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है उस डॉक्यूमेंट में, चाहता क्या है तू उससे? वही अयान जो कहता है, एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं समझा सकता हूँ उस लड़की को, मेरा मतलब आपकी सिंड्रेला को। वही दक्ष जो साइड में जाते हुए कहता है, समझाओ इसे, समझाओ और इसके दिमाग में घुसाओ इस बात को कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं पागलों की तरह सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके साथ इसके माँ बाप को भी। ईश्वर यह सुन करके थोड़ी दहशत में आ जाती है, लेकिन अयान जो उसको संभालते हुए कहता है, आप आइए मेरे साथ। वही दक्ष जब भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता और उसे अपना गुस्सा कंट्रोल ना हो पाता तो वो तुरंत ही सुल्तान के साथ
जंगल के सफ़र पर निकल जाया करता था। तान्या भी थोड़ा घबरा गई थी, जिसे रुद्र आकर के संभालने की कोशिश करता है और आसपास लगे बॉडीगार्ड्स को हटाते हुए कहता है, हटो यार तुम लोग। बेचारी मेरी मेरी तान्या को डरा दिया। अब ठीक है ना? वही तान्या जो रुद्र का हाथ देखते हुए कहती है, मेरी वजह से आपको आई एम सो सॉरी और थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। वही रुद्र जो कहता है, अरे कोई कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं तो मर्द हूँ, मुझे कौन सा दर्द होता है। वहीं दूसरी तरफ अयान जो इश्वी को उसी तालाब के किनारे ले आया था और साइड में उसे एक पत्थर पर बिठाते हुए कहता है, आई नो कि आप मेरी बात को ना तो सुनना चाहेंगे और ना ही समझना चाहेंगे, पर फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। आप उस आदमी को देख रही हैं जो इस वक्त घोड़े पर जा रहा है? इश्वी जो उस तरफ देखते हुए कहती है, दिखाई दे रहा है मुझे, साइको है एक नंबर का। इतना बड़ा पागल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? और मेरे माँ बाप ने क्या किया है? उनके पीछे क्यों पड़ा रहता है ये? मेरे पापा को भी बुलाया है, पता नहीं अब ये क्या करेंगे मेरे पापा के साथ। अयान जो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, आपके पापा के साथ अगर इन्हें कुछ करना होता ना तो कब का कर चुके होते। इश्वी जो कहती है, ऐसे कैसे कर चुके होते? मेरे पापा कर्नल हैं और उनके आसपास बहुत सारे आर्मी के गार्ड्स भी लगे रहते हैं। अयान जो उसकी बात पर हंसते हुए कहता है, और आपको लगता है कि वो जाता हुआ आदमी जो मेरा भाई है, उसे कोई भी आर्मी के गार्ड्स रोक पाएंगे? बारूद की तरह अपने सीने में ज्वालामुखी लिए घूमता रहता है, कभी जाहिर नहीं करता कि उसके दिल में कितनी तकलीफ़ है। वैसे मैं उनके बारे में आपको पूरी सच्चाई तो नहीं बता सकता, क्योंकि भाई के बिना परमिशन के उनके बारे में बताना अलाउड नहीं है, लेकिन बस इतना बताना चाहूँगा कि वो डॉक्यूमेंट भाई किसी को बेचने के लिए नहीं ले रहे। वो बस किसी ऐसे की ज़िंदगी को ठीक करने में लगे हुए हैं जिसकी कोई गलती नहीं है। उसके दुनिया ने उसे बहुत ही ज़्यादा गलत साबित कर दिया है और वो एक इनोसेंट आदमी है। अगर आप ये करेंगे ना तो उस आदमी की ज़िंदगी थोड़ी सुधर जाएगी। और ये बोलकर अयान जो अपने हाथ जोड़ करके इश्वी के घुटनों के पास बैठते हुए कहता है, और ये सिर्फ अब आप ही कर सकते हैं। भाई ने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए आपको उठा कर लाया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि असल वजह क्या है इसकी। भाई इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा वो बनना चाहते हैं या बनने का दिखावा करते हैं। इश्वी जो कहती है, क्या बात कर रहे हैं आप? और ये बोलकर वो खड़े होते हुए कहती है, आपके भाई बुरे नहीं हैं? मतलब वो पूरी सोशल मीडिया और वो न्यूज़ प्लेटफॉर्म जो हर दिन झूठ सुनाते हैं हमें, आपके भाई देशद्रोही हैं। शूट एंड साइट का ऑर्डर है आपके भाई के खिलाफ। वांटेड क्रिमिनल में से एक है आपके भाई, और ये सब कुछ वो है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप ये सब कुछ सुनना नहीं चाहते। ये सब झूठ तो नहीं हो जाता ना? वहीं अयान जो अपने आंखों के आंसुओं को अपने हाथों से धीरे से पोंछता है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जिस वजह से इश्वी को अयान की शक्ल अच्छी तरह से जिस वजह से इश्वी को अयान का चेहरा ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके गले में भारीपन साफ महसूस कर पा रही थी इश्वी। अयान जो अपने भारी गले से कहता है, उन्हें तो मरने से भी डर नहीं लगता। जिस देश के लिए वो अपनी जान निछावर करते थे, आज उसी देश ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इश्वी उसकी बात ना समझते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या जान देने की? अयान जो कहता है, कुछ नहीं, बस आप ये काम कर दीजिए, किसी मासूम की जान बच जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये सब भी झूठ लग रहा है ना तो इतना ज़रूर समझ जाएगा कि भाई के अंदर की ज्वालामुखी अगर फूट गई तो आपके कोई दोस्त जिंदा नहीं बचेंगे, और उसके साथ ही आपके माँ बाप भी नहीं। सच कहूँ तो वो किसी का मर्डर करना नहीं चाहते, इसी वजह से वो डॉक्यूमेंट आपके बाप के थ्रू मंगवा रहे, वरना अब तक अगर उन्हें आपके बाप के घर पहुंचना होता ना तो वो घुस चुके होते। इतना भी कोई बड़ा टास्क नहीं है भाई के लिए ये सब करना। आप अपने दोस्तों को तो देख पा रही है ना, राहुल, संजू, एक का नाम उसमें उदित और एक का नाम प्रभाकर है। ये सब के सब मारे जाएंगे। अगर इनमें से लोग नहीं बचे ना जिंदा तो सब के सब मारे जाएंगे, और आपकी दोस्तान भी। बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और फिर वहीं वो जाते जाते इश्वी को
एक वादा देते हुए कहता है, और ये डॉक्यूमेंट देश के बाहर नहीं जाएगा। इसका वादा मैं आपको देता हूँ।